नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग उमा शंकर जोशी जी की दो कविताओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली कविता है छोटा मेरा खेत और दूसरी कविता है बगुलों के पंख। ये कविता अपने रूप में तो छोटी है लेकिन अर्थ में बहुत विस्तृत है और ये कविताएं आपको सीबीएसई की कक्षा 12th के हिंदी कोर या हिंदी केंद्रित पाठ में प्राप्त होगी और ये आरोह नाम की पुस्तक में संकलित है, आरोह भाग 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं उमा शंकर जोशी जी की इन दो कविताओं का विस्तृत अध्ययन। यहाँ देखिए, इन कविताओं से जुड़े कुछ कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करते हैं। सबसे पहले हम लोग कवि परिचय देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके कवि परिचय जरूर पढ़ लें। हम लोग यहाँ केवल इतना देख लेते हैं कि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा। ठीक है। और ये इनका निधन 1988 में हुआ था। आप वीडियो को पॉज करके श्योर निश्चित रूप से उमा शंकर जोशी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी अर्जित करें। हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है विशेष द्रष्टव्य। देखिए, प्रस्तुत दोनों कविताएं छोटा मेरा खेत एवं बगुलों के पंख का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। अब हम लोग आते हैं सार पर। देखिए, पहले कविता का सार कुछ इस प्रकार है: जिस प्रकार एक बीज है, उसे हम लोग मिट्टी में बोते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं तो अंकुर फूटते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका तना मजबूत होता है, फिर उसके तने और मजबूत, वृक्ष विशाल और पत्तों से भर जाता है। फिर जब फल आएंगे उस पौधे में या उस वृक्ष में, तो उससे पहले फूल होता है। तो यहाँ देखिए, फूल आ गया और उसके बाद फल आने लगे। कवि का कहना है कि जिस प्रकार किसान अपने चौकोने खेत में खेती करता है और फसल उगाता है, उसी प्रकार मेरा ये जो चौकोना पेज है वो भी एक खेत के समान है और इसमें जो मेरे विचार है वो बीज के समान है और शब्दों के माध्यम से ये बड़ा होते जाता है और धीरे धीरे पल्लव पुष्पों से नमित होता है। अंतर यह है कि इन फसलों को खाकर, इन फलों को खाकर व्यक्ति एक समय के लिए अपनी भूख मिटा सकता है, इस फल का, इस फसल का आनंद, रस उठा सकता है, लेकिन मेरी जो रचना होती है वो कालजयी होती है। उसकी जो खुशबू है, उसकी जो स्वाद है, उसका जो रस है, वो अक्षय है, अर्थात वो कभी समाप्त नहीं होता। देखिए, यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह ही लगती है। इस खेत में किसी अंधड़ से आशय है भावनात्मक आंधी, अर्थात कोई फीलिंग आई, कोई विचार आया के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित, पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई है। अर्थात उत्तम साहित्य जो होता है वो कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है, से भी कम नहीं होती है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी चूकता नहीं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें
तो तुलसीदास जी की एक काल जयी रचना है रामचरितमानस। ये उन्होंने न जाने कितने सौ सालों पहले लिखा था, लेकिन इसकी प्रासंगिकता और इस पर लोग कथा वाचन करके न जाने कितने लोगों का मन मोहते हैं। तो ये जो रचना एक बार लिख ली जाती है, उसका आनंद पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उठाते जाते हैं, कभी खत्म नहीं होता। अब हम लोग आ जाते हैं कविता एक पर। तो देखिए, कविता एक अर्थात छोटा मेरा खेत कुछ इस प्रकार है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा, छोटा मेरा खेत चौकोना। ये एकदम छोटी सी कविता है और अब हम लोग इसे दो खंडों में विभाजित करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। कवि कह रहे हैं कि कागज का एक पन्ना मेरे लिए एक छोटे खेत के बराबर है। इसमें कोई भावनात्मक विचार कहीं से आया और उसी पल क्षण का बीज अर्थात उसी समय मैंने लिखना शुरू किया और अपने कल्पना के द्वारा उसे बढ़ाता गया, बड़ा करता गया और बीज अर्थात समय तो उस समय खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे मेरी रचना शब्दों का रूप लेकर बड़ी होती गई और इतनी बड़ी हो गई कि अब वो अपने समापन पर है। अर्थात जिस प्रकार पेड़ों पर पहले फूल आ जाते हैं, उसके बाद फल आने शुरू होते हैं, गर्मी के मौसम में पहले पेड़ों पर मंजरियां आती हैं, फिर आम लगने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही इनकी रचना पूरी हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कुछ शब्दार्थ। ये कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन करें। व्याख्या। कवि कहते हैं कि मैं भी एक प्रकार का किसान हूं। कागज का एक पन्ना मेरे लिए छोटे से चौकोर खेत के समान है। अंतर इतना ही है कि किसान जमीन में कुछ बोता है और मैं कागज पर कविता उगाता हूं। जिस प्रकार किसान धरती पर फसल उगाने के लिए कोई बीज बोता है, उसी प्रकार मेरे मन में अचानक आई आंधी के समान कोई भाव रूपी बीज न जाने कहां से चला आता है। वह भाव बीज मेरे मन रूपी खेत में अचानक बोया जाता है। जिस प्रकार धरती में बोया गया बीज विभिन्न रसायनों, हवा, पानी, खाद आदि को पीकर स्वयं को गला देता है और उसमें से अंकुर, पत्ते और पुष्प फूट पड़ते हैं, उसी प्रकार कवि के मन में उठे हुए भाव कल्पना रूपी रसायन को पीकर उस भाव को अहम मुक्त कर लेते हैं, सर्वजन विषय बना डालते हैं, सबकी अनुभूति बना डालते हैं। तब शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं। कविता भाव रूपी पत्तों और पुष्पों से लदकर विशेष रूप से झुक जाती है। वह सब के लिए समर्पित हो जाती है। सब उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, सब उनकी रचनाओं का रस लेते हैं। तो ये थी इसकी व्याख्या। विशेष देख लेते हैं। कल्पना रूपी रसायन में रूपक अलंकार है, शब्द रूपी अंकुर में भी रूपक अलंकार है, पल्लव पुष्प रस अलंकार गुण आदि को व्यक्त करते हैं। अतः यहाँ रूपका अतिशयोक्ति है। पल्लव पुष्प गल गया तथा बोया गया वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अर्थात एलिटरेशन है। अंधड़ इस बात का सूचक है कि कविता सुनियोजित नहीं होती, कहीं कोई भाव अनजाने में ही कवि हृदय से प्रस्फुटित होता है और कविता बन जाती है। सच्ची कविता बुनी नहीं जाती, निर्झर की भांति स्वयं फूटती है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं पंक्तियां दो पर। देखिए, झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की,
लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। जितने भी कठिन शब्द हो सकते थे उनके सरल अर्थ यहाँ दे दिए गए हैं। आप इसका अध्ययन जरूर कर लें। अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या पर। जब कवि के हृदय में पलने वाला भाव पक कर कविता रूपी फल के रूप में झूमने लगता है, तो उसमें से अद्भुत अलौकिक रस झरने लगता है। आनंद की अमृत जैसी धाराएं फूटने लगती है। सचमुच किसी भाव का आरोपण एक विशेष क्षण में अपने आप दिव्य प्रेरणा से हो जाया करता है, परंतु कविता के रूप में उसकी फसल अनंत काल तक मिलती रहती है। कविता की फसल ऐसी अनंत है कि उसे जितना लुटाओ वह खाली नहीं होती। वह युगों युगों तक रस देती है, आनंद देती रहती है। सचमुच कवि के पास कविता रूपी जो चौकोर खेत है, वह रस का अक्षय पात्र है, जिसमें से कभी रस समाप्त नहीं होता। कविता शाश्वत होती है। तो ये थी इसकी व्याख्या। विशेष पर हम लोग आ जाते हैं। कविता का आनंद शाश्वत होता है, उसका स्वाद समयातीत होता है, अर्थात समय से परे होता है। कवि ने कविता की तुलना अनंत काल तक रस देने वाले फल के रूप में की है। यह तुलना बहुत सटीक, सुंदर और सार्थक है। रस शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि इसके दो अर्थ है, फलों का रस तथा काव्य का आनंद। यह कविता मुक्त छंद की कविता है, ओपन वर्स की कविता है। इसका सौंदर्य अर्थलय में निहित है। संस्कृत निष्ठ भाषा का यहाँ प्रयोग हुआ है। अच्छा, ये तो थी पहली कविता। अब हम लोग आते हैं दूसरी कविता, बगुलों के पंख। देखिए, कभी कभी हम कुछ ऐसे दृश्य को देखते हैं जिसे देखने के बाद हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाता है, और हम उस दृश्य को उसके ओझल होने तक देखते रहते हैं। इनफैक्ट हमारी नजरें उस दृश्य से बंध जाती है, और उस दृश्य को हम लगातार अपलक और उसके ओझल होने तक देखते रहते हैं। और इसी बात को बगुलों के पंख के माध्यम से कवि ने एक्सप्रेस किया है कि ये जो इतना सुंदर दृश्य है, शाम का समय है, बगुले पंक्तिबद्ध होकर आकाश में उड़ रहे हैं, और वो दृश्य कवि को इतना मन भावन लग रहा है कि वो कहते हैं कि ये मेरी नजरें चुराए लिए जा रहे हैं। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित भाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यौरे का चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। अर्थात कोई भी सुंदर चित्र है, दृश्य है, उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे, और उसके ब्यौरे के साथ साथ उस दृश्य से हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका वर्णन। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नयनाभिराम, अर्थात नयनों को सुंदर लगने वाला है, कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? सवाल भी है। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे कविता पर। देखिए, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पंखें। अब हम लोग आ जाते हैं इसके विस्तार पर। शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आप शब्दार्थ का अध्ययन जरूर कर लें। व्याख्या,
कवि कहते हैं कि आकाश में बगुले अपने पंख फैलाए हुए हैं, पंक्तिबद्ध होकर विहार कर रहे हैं। उनमें इतना आकर्षण है कि वे मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रहे हैं। अर्थात मेरी नजरों को उस दृश्य को छोड़कर कहीं और देखने का मन ही नहीं कर रहा है। आशय यह है कि टकटकी लगाकर उन्हें निहार रहा हूं। आकाश में काले काले बादलों की छाया छाई हुई है। उसे देखकर यूं लगता है मानो सांझ की श्वेत कांतिमयी काया विहार कर रही हो। यह सांझ आहिस्ता आहिस्ता आकाश में विहार कर रही है और मुझे अपने जादू से बांध रही है। कवि को भय है कि यह रमणीय दृश्य कहीं ओझल ना हो जाए, इसलिए वह गुहार लगाकर कहता है कि कोई तो उसे जरा रोक कर रखो, मैं इस दृश्य को और देर तक देखते रहना चाहता हूँ। इस सुरम्य वातावरण के बीच पंख फैलाकर उड़ते बगुलों की पंक्तियां मेरी आंखें ही चुरा लेंगी। इन्हें रोको, मैं इनके सौंदर्य में डूबा जा रहा हूं। विशेष इसमें प्रकृति का आलंबन चित्रण है। कवि सांझ के आकाश और बगुलों की पंक्ति से अभिभूत है। दोनों दृश्यों का प्रभाव मनोरम बन पड़ा है। बगुलों की पंक्तियां कवि की आंखें चुराए जा रही हैं, अर्थात उन्हें बहुत ही ज्यादा फैसिनेट कर रही हैं। तैरती सांझ की श्वेत काया, इन दोनों में मानवीकरण अलंकार का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि बगुलों की पंक्तियां कैसे चुरा सकती हैं कवि की आंखों को, और सांझ की सतेज श्वेत काया ये तो है ही नहीं, तो ये मानवीकरण अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन। कजरारे बादलों में सांझ की तैरती काया की संभावना व्यक्त की गई है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा विशेष रूप से मधुर और कोमलकांत है। पांति बंधे, हौले हौले, बगुलों की पांखें जैसे प्रयोग विशेष रूप से नरम और मुलायम बन पड़े हैं। इनमें अनुनासिकता के कारण रंजकता का समावेश हो गया है। हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसे कोई तनिक रोक रखो में अनुप्रास अलंकार है। यह गुहार मानो कवि के अभिभूत हृदय की गुहार है। आंखें चुराना मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा लघु लघु संस्कृत निष्ठ शब्दों के योग से निर्मित हुई है। तो ये था इसका विशेष पक्ष। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम बिंदु पर, जो है अभ्यास प्रश्न। तो देखिए, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। कवि का मानना है कि जिस प्रकार किसान अपने चौकोने खेत में खेती करता है और फसल उगाता है, उसी प्रकार कवि कहता है कि ये चौकोना कागज भी मेरे लिए एक खेत के समान है, जहां पर मैं रचनाएं उगाता हूँ। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है, तो अंधड़ एक भाव है और बीज अर्थात जिस क्षण वो लिखना शुरू करते हैं वो बीज है। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। देखिए, रस का अक्षय पात्र कहने का मतलब है एक ऐसा बर्तन जिससे जितना भी खाना निकाला जाए वो कभी समाप्त नहीं होगा। अर्थात कवि की जो रचनाएं हैं वो रस का अक्षय पात्र है, अर्थात उसे जितनी बार पढ़ा जाए और जितने लोग पढ़े सब आनंदित होते हैं, उसका आनंद कभी कम नहीं होता। कवि की आंखें कौन और कैसे चुरा लिए जा रही है, बड़ा आसान है। कवि की आंखें आकाश में पंक्तिबद्ध तरीके से उड़ रहे बगुले चुराए लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो दृश्य इतना मनभावन है, लुभावना है, नयनाभिराम है कि कवि उससे अपनी नजरों को हटा ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो कवि की आंखें चुराए लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने छोटा मेरा खेत एवं बगुलों के पंख कविता का विस्तृत अध्ययन संपूर्ण किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो जरूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।